मैं अगर जज होता तो विशेष पावर का यूज करके इलेक्शन को रोक देता। तो देश के लोगों को न्याय मिलना, न्याय देना उनको ज़्यादा जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। ये कहना कि जिनकी वोट अभी नहीं बनी फिर अगले इलेक्शन में डाल लेंगे, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कोई बीमार आदमी जिद करे कि मैं पार्लियामेंट में बैठूंगा, ये गलत है, नीतीश कुमार के लिए भी गलत है। चीफ जस्टिस गोगोई, वो भी कहा था कि मैं हाउस में बात रखूंगा, कहीं उसकी शक्ल नज़र नहीं आई, कोई पर्सन उसने पूछे नहीं। इसका बेटा होगा किसके साथ, उसके एमएलए इतने हैं, उसके एमपी इतने हैं, और ये षड्यंत्र करने के लिए देश का संविधान नहीं है। अगर वो लड़का डिप्टी सीएम के काबिल है तो बिहार का हर बच्चा प्राइम मिनिस्टर के सिप के काबिल है। फिर तो किसी बिहार के बच्चे को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा सांसद की शपथ ली है और प्रधानमंत्री ने उस पर गर्व जताया है और कहा है कि इस तरीके से अब सदन की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन बिहार का क्या भविष्य होगा, साथ ही जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बंगाल में जिस तरीके से भाजपा का फोकस है, मैनिफेस्टो भी जारी किया है, यूसीसी और तमाम चीज़ों पर लागू करने के बारे में बात की है। वहीं एसआईआर का भी मुद्दा चल रहा है जिसमें 27 लाख लोगों के नाम हटे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, चूँकि एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, बिहार में जिस तरीके से परिवर्तन आप देख रहे हैं, बिहार को नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, एक तरफ ऐसा लग रहा है, और नीतीश कुमार का जिस तरीके से यहाँ राज्यसभा आना, किस ओर संकेत है? मुझे तो नहीं लगता कि पार्लियामेंट में इस तरह से बीमार आदमी को भेजना चाहिए था। देखो, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और कोई बीमार आदमी जिद करे कि मैं पार्लियामेंट में बैठूंगा, ये गलत है, नीतीश कुमार के लिए भी गलत है। उनकी महानता, अच्छापन यही होता कि अपने घर बैठ जाते। भाई, अकेला नीतीश कुमार बचेगा तभी बिहार बचेगा क्या? अकेला नीतीश कुमार एमपी बनेगा जब भी जाके पार्लियामेंट बचेगी क्या? ये नॉनसेंस सारी पार्टियों में भरी हुई है। इस तरह से कहीं लाचार, बीमार, अयोग्य लोगों को राज्यसभा में भेजना, ये देश के प्रति अपराध है, ये जनता के प्रति भी अपराध है। आप ठीक है, आप लोकप्रिय हैं, मगर आपकी सेहत नहीं है। नीतीश कुमार उसी तरह का एमपी साबित होगा, जहाँ तक मुझे अब लग रहा है, बीमार जो है उम्र के हिसाब से, क्योंकि उनकी मजबूरी है हेल्थ की। जिस तरह से चीफ जस्टिस गोगोई, वो भी कहा था कि मैं हाउस में बात रखूंगा, कहीं उसकी शक्ल नज़र नहीं आई, कोई पर्सन उसने पूछे नहीं, 5 साल टाइम पास करके चला गया। ये बोझ हैं देश पे, इस तरह के मेंबर पार्लियामेंट देश पे बोझ हैं। बल्कि मैं कहूँ देश के प्रति अपराध है ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना, पार्लियामेंट के लिए चुनना। उनकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। और जो इस तरह का स्वागत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा पार्लियामेंट में ये आ गए। अरे वो बहुत अच्छा, तो अब तो बहुत अच्छा ये है कि आप पार्लियामेंट छोड़ के चले जाओ देश के लिए। लेकिन सर, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद बनने आए हैं मुख्यमंत्री छोड़ते हुए, मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम उनके बेटे निशांत को सौंपा जाएगा, डिप्टी सीएम बनेंगे। अरे वो लड़का भी बीमार है, वो तो अपने फादर से भी ज़्यादा बीमार है। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। वो लड़का ना बोल सकता, ना सही इशारे कर सकता है। जिस तरह से वो हाथ जोड़ता है, जिस तरह से उसको ज़बरदस्ती उससे एक्टिंग कराई जा रही है, ये सारा का सारा अपराध है जनता के प्रति। और जनता को भी सोचना चाहिए, घर का सदस्य भी हमारा अपना माता पिता भी हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, जब वो योग्य नहीं है उस काम को करने में, ड्यूटी निभाने में, तो उनका में ड्यूटी नहीं, उनको आराम देना चाहिए, इज्जत दो, मगर उनको इन पदों पे मत बिठाओ। ये देश के प्रति अपराध है, ये संविधान के प्रति अपराध है। नहीं, बिहार का भविष्य कैसा होगा फिर? बिहार में ऐसा बदलाव क्यों होने जा रहा है? क्या भाजपा को इससे कोई फायदा मिल रहा है? बिहार का भविष्य कुछ नहीं हो रहा। उसको पपेट एक डिप्टी सीएम बना के, भाई राजनीतिक षड्यंत्र है ये मानवीय व्यवस्था संविधान के हिसाब से नहीं है। संविधान, सरकारें, ये किसका बेटा होगा किसके साथ, उसके एमएलए इतने हैं, उसके एमपी इतने हैं, और ये षड्यंत्र करने के लिए देश का संविधान नहीं है। जिस तरह से पहले राजे रजवाड़े या राजशाही में षड्यंत्र होते थे, बाप को मार दिया, किसी ने भाई को मरवा दिया, किसी ने उल्टा पुल्टे काम करने के, ये तरीके आज़ादी से पहले के थे, संविधान लागू होने से पहले के। अब उन्हीं तरीकों को अडॉप्ट जो राजनीति में किया जा रहा है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है, आतंकवाद है। जनता समझ नहीं पाती, जनता ऐसा ही फील करती है। जिस दिन देश के ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को सस्पेंड करने के कानून खत्म होंगे देश में, उस दिन देश में असली लोकतंत्र स्थापित होगा। फिर लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में
जो लोग जाएंगे वही जाएंगे जिनको काम होगा, मतलब होगा। असली जनप्रतिनिधि देश के, जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट समाज के साथ है, बिना हथियार, बिना सुरक्षा के लोगों के बीच में अवेलेबल होते हैं, बिना खर्चे के जनप्रतिनिधि जो हैं, वही देश के असली लोकतंत्र का आधार है। इसलिए सारे राज्यों के एमएलए से, देश के एमपीओं से ये गुजारिश भी है और ये देश की जनता का निर्देश भी है कि चुपचाप, जो राजीव गांधी ने एक अच्छा काम किया था 73-74वां अमेंडमेंट करके ग्राम पंचायत और शहर के स्थानीय निकायों को, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसको कमेटियों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया था, पहली बार संविधान में शामिल हुई थी। और संवैधानिक संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को सरकारी मुलाजिम, स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम सस्पेंड कर सकते हैं। इससे बड़ा गंदा कानून, इससे गंदे कानून क्या होंगे। पुराने नए जितने एमएलए हैं सभी राज्यों में, राज्यों के मुख्यमंत्री, उनको सचेत होना चाहिए और उनको इसमें सामने आना चाहिए, अपने अपने काले कानून ख़त्म करने चाहिए। और देश में पार्लियामेंट में भी जो प्रिविलेज एमएलए या एमपी के लिए हैं, उसी तरह के जनप्रतिनिधि, असली जनता के जो प्रतिनिधि नीचे के लेवल पे हैं, उनके लिए प्रिविलेज संविधान में संशोधन करके स्थापित करना होगा। जब देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा, जनता के असली प्रतिनिधि जनता के पास मिलेंगे और जनता की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नीतीश कुमार ने कब कहा कि वो बीमार हैं? आपने कहा कि वो बीमार हैं। वो कहाँ कहेगा? नेताओं की टांग कब्र में चली जाए जब भी नहीं कहते मैं बीमार हूँ, तब भी नहीं कहते मैं सक्षम नहीं हूँ। ये सारे के सारे, ये मानसिकता चोर उचक्की मानसिकता है, ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, ये मानसिकता वर्णवादी मानसिकता है। ये लोग जनता के प्रतिनिधि होने का इनको कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। किस आधार ये देश, पर उन्हें बीमार कहा? किस आधार को देखते जो हम हुए? टीवी पे देखते हैं, उनके बोलने को जो देखते हैं, उनके तौर तरीकों को देखते हैं। उसने तो इतनी भद्दी टिप्पणी विधानसभा में कर दी थी, उसी दिन जनता ने उसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, उसकी पार्टी को घर बिठा देना चाहिए था। जितनी बेहुदी और घटिया बात उस आदमी ने करी थी, उसको शर्म आनी चाहिए थी। फिर वो किसी हिजाब उजूब भी खींचा था किसी लड़की का, उसमें अकल कहाँ बची है? नहीं सर, योग्यता उसमें मैं उसको ये नहीं कह रहा, उसने जितना अच्छा काम किया है, बहुत मुख्यमंत्रियों से बेहतर काम किया है, मगर आज के हालात, उनके सेहत का जो हालात हैं वो इन पदों के अनुकूल नहीं है। तो ईमानदारी तो यही है, नैतिकता, चरित्र तो यही कहता है कि उनको बनना ही नहीं चाहिए था, वो उनका बड़प्पन होता। और लड़के को डिप्टी सीएम बनाना, अगर वो लड़का डिप्टी सीएम के काबिल है तो बिहार का हर बच्चा प्राइम मिनिस्टर के सिप के काबिल है। फिर तो किसी बिहार के बच्चे को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और उसको किसी अच्छे बच्चे को बिहार से प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। काबिलियत तो संविधान से ही तय होगा ना, या बिहार के किसी एमपी को बना देना चाहिए। संविधान में तो जो प्रावधान उसी के अनुसार ये बनाए जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या कोई? अरे संविधान में तो प्रावधान शादी करने का भी है भाई, एक आदमी और एक औरत दोनों शादी कर सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, 21 साल से ऊपर हैं। मगर एक आदमी 92 साल का, जिसके मुंह में दांत नहीं, टांग में चाल नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, वो 18 साल की लड़की से शादी करे, कैसा लगेगा आपको? कानून तो वहाँ भी अलाउ करता है, तो दैट इज नॉनसेंस। तो बीजेपी कानून का बहाना लेके उठपटांग काम नहीं किए जा सकते। बीजेपी की जैसे वहाँ पे सरकार नहीं थी, अब पूरी गठबंधन की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बन जाएगी बिहार में, तो ये इसका क्या कोई मंशा, इसके पीछे बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या कुछ अच्छा नहीं होगा? दरअसल तो एक बीमारी घर कर गई देश में। यहाँ राज्य की सरकार और देश की सरकार की बजाय बीजेपी कांग्रेस फलाने की सरकार, ये नॉनसेंस है। और पॉलिटिकल पार्टियों ने कब्जा जमा लिया, ऑक्टोपस की तरह कैंसर हो गए पॉलिटिकल पार्टियाँ, देश पे बोझ हैं। पॉलिटिकल पार्टियों से निजात पाने की ज़रूरत है देश के लोगों, इसमें या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि कोई भी इतने साल से इतने साल की उम्र के बच्चे को, हर वर्ग के बच्चे को टिकट देगा। वर्करों को संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देगा। जो संविधान की ट्रेनिंग नहीं दे रही जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनके लाइसेंस या उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इस देश के अंदर उनका कोई अधिकार नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने का। खाली इतने मेंबर हैं जी, फलाना है जी, ढिकड़ा, इससे नहीं। क्या आपको संविधान समझ में आता है? संविधान की नॉलेज है कि नहीं आपकी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर को? आप संविधान के लिए रैली या प्रोग्राम करते हैं कि नहीं करते? इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस देश के लिए कैंसर बन चुकी हैं। जिस तरीके से बंगाल पे फोकस है और बंगाल में ये कहा जा रहा है कि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि वहाँ पर बहुत बड़ा जो है घोटाला करके से SIR के माध्यम से 27 लाख लोगों को हटाया गया है। इससे क्या लग रहा है, अब वहाँ पे कैसा सरकार बनने की जा रही है? देखो, ना तो ट्रांसपेरेंट न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, और पूरे देश का ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर वकीलों का यही मानना है
ना सुप्रीम कोर्ट न्याय कर पाई। सुप्रीम कोर्ट से न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दिया, महसूस नहीं हुआ। न्याय महसूस करने की चीज़ है, दिखाई देने की जरूरत नहीं, ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। महसूस देश को नहीं हुआ कि न्याय हुआ है। वोट काटने के लिए जल्दी नहीं होनी चाहिए, लंबा समय होना चाहिए, और जिसकी वोट काटने उसके पीछे कारण होना चाहिए। तुम नए डॉक्यूमेंट मांग के लोगों को तंग नहीं कर सकते सबको। अगर कहें सारे एमएलए एमपी जिन्होंने एफिडेविट दिया है अपनी एजुकेशन प्रॉपर्टी के बारे में, वो सारे के सारे देश के सामने पार्लियामेंट में अपनी डिग्रियां दिखाएं, कैसा रहेगा नरेंद्र मोदी के लिए? जिसकी डिग्री इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी देश को दिखाने में विफल हो रही हैं। हाई कोर्ट ने तो आदेश ही दे दिया, एफिडेविट में आप एजुकेशन बताते हैं, वो डिग्री आप दिखाते नहीं। डिग्री देखने के लिए लोग मुकदमा करते हैं, कोर्ट के सामने जाते हैं, तो उल्टा उन्हीं के पीछे केस बन जाते हैं। और कोर्ट के जज, हाई कोर्ट को ये समझ में नहीं आता, संविधान ट्रांसपेरेंसी में मौलिकता है लोकतंत्र की कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो लोगों के तो तुम बार बार डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट तुम दिखा नहीं पा रहे हो, ये दोहरापन है। लेकिन सर ये गलत है देश के अंदर। अगर चुनाव नज़दीक है, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उसके पास अब कम समय बचा है, और इसमें अगर तमाम तरीके की समस्याएं अगर जनता बता रही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनवाई खत्म हो गई, अब एक लिस्ट बन गई है, क्या लग रहा है इसको सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके इस चुनाव पे रोक लगनी चाहिए? मैं अगर जज होता तो विशेष पावर का यूज करके इलेक्शन को रोक देता। हमारी जैसी मानसिकता के लोग, देश में इलेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लोगों के साथ न्याय जरूरी है, हर वोटर्स के साथ न्याय के मेरी वोट है कि नहीं, भागीदारी जरूरी है। किसी को भी बहाना बना के वोट कटियर समय नहीं है, और इलेक्शन होगा जरूर, इलेक्शन ज़्यादा जरूरी नहीं है। स्पेशल कंडीशन में टाइम पीरियड बढ़ सकता है सरकार का, तो इलेक्शन कराने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो देश के लोगों को न्याय मिलना, न्याय देना उनको ज़्यादा जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। ये कहना कि जिनकी वोट अभी नहीं बनी फिर अगले इलेक्शन में डाल लेंगे, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक घटिया टिप्पणी है, असंवैधानिक टिप्पणी है, न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली टिप्पणी है। लेकिन चुनाव आयोग तो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक जवाब, यानी ये पार्टी विशेष को टारगेट करने लगा है अब चुनाव आयोग। नहीं, ये बकवास है ना। चुनाव आयोग कहाँ पे, कोई और ही लिखता है उसकी स्टोरी, कोई और ही बताता है क्या लिखना है। चुनाव आयोग को तो देश पपेट मान रहा है, मदारी का बंदर मान रहा है, देश का दुश्मन मान रहा है, असंवैधानिक काम कर रहे हैं वो लोग। और उसको हटाने के लिए भी जो वो किया था इम्पीचमेंट के लिए, उस पे भी वहाँ पे जो स्पीकर या सभापति हैं वो टांग अटकाए हुए हैं। अरे देश की जनता भ्रष्ट लोगों को हटाना चाहती है, तुम उनके पैरोकार बन रहे हो, तुम प्रोसीजर में उलझाना चाहते हो देश को, मूर्ख बना रहे हो देश को। ऐसे लोगों का तो इलाज होना चाहिए था। इसका मतलब सारी जगह पे, हर जगह पे देश के साथ अन्याय हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं और उनमें बैठे हुए लोग देश के साथ खुलेआम अन्याय कर रहे हैं। लेकिन सर बंगाल चुनाव में अब क्या होगा अगर ये SIR इसी वोटर लिस्ट के आधार पे अगर चुनाव होता है, और जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है कि पूरे देश भर में बंगाल ही एक ऐसा बचा है कि बंगाल को वो टारगेट कर रही है कि बंगाल को हम UCC भी लागू करेंगे और तमाम चीज़ें लागू करेंगे, और इसके साथ साथ घुसपैठिया वाला जो चीज़ बताती है, घुसपैठिया हर जगह है। देखो, घुसपैठियों को कौन कहता है देश में घुसपैठिया होना चाहिए? कोई अगर उल्लंघन करके न्याय का या किसी कारण का, किसी कानून का आया भी है, उसका भी एक कानून के तहत इलाज है। इंटरनेशनल लॉ भी उसके बीच में आता है। कोई डर के मारे भाज के आया है, कोई गरीबी के बारे में भाज के आया है, जो लाचार है। मानव जाति एक जाति है। देश के बॉर्डर इधर उधर क्रॉस भी कर लिए किसी ने, तो उनके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। उनको भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ है हमारे संविधान के तहत, उनकी भी डिग्निटी है, उसके साथ आप मानित करके आप बेइज्जती नहीं कर सकते। कानून के तहत उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और करना पड़ेगा। बिना उसके आप घुसपैठिया करके ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। घुसपैठिए तो देश काफ़ी इन लोगों को बता रहा है, जो मशीन के जरिए या इलेक्शन में गड़बड़ करके पैसे बांट के MLA खरीद के जो देश में सरकारें बना रहे हैं या जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, ये घुसपैठिया लोग हैं। पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर ये घुसपैठिया लोग हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज़्यादा खतरनाक है इस देश के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।